अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी अपनी होस्ट रानी पीरज़ादा एडवोकेट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमिर सलीम साहब के ऑफिस में, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार का, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से हूँ। अच्छा। मैंने इससे पहले कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है। मेरा फर्स्ट इलेक्शन था ये जनरल सेक्रेटरी का, जो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से बहुत अच्छी लीड से हम जीते थे। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ वकला की परेशानियाँ, उनके मामलात, उनके बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वकला के लिए होनी चाहिए और नहीं हैं। इस वजह से दोस्तों ने ये सोचा कि सिंध बार काउंसिल में अब जाना चाहिए, वहाँ भी कुछ काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले साल 2019 में कराची बार में हमने काफ़ी काम करवाए हैं, मामलात बहुत सारे हुए। इवन हमारे लिए तो एक ये जो 22 से 22B का मामला था, वो बहुत बड़ा मामला था, जिसको सबसे पहले कराची बार ने ही उठाया था। एजिटेशन कराची बार से स्टार्ट हुई थी और सेटलमेंट भी इन प्रेजेंस ऑफ कराची बार हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी खुशी होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बुलाया गया था, तो तमाम बड़ी बार्स के सिर्फ प्रेसिडेंट को बुलाया गया था और कराची बार वाहिद कराची बार थी, वाहिद बार थी जिसमें प्रेसिडेंट के अलावा जनरल सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था ऑफिशियली। तो इवन हमारा जो हमने जो रेजोल्यूशन पास किया था पिछले साल 2019 में, वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एज इट इज़ अडॉप्ट किया था। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो हमने काम किए हैं वकला की बेहतरी के लिए। फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब का मामला भी आया, उस पर भी हमने स्टैंड लिया, कराची बार का स्टैंड। जो कराची बार ने लिया वो सब ने देखा और पूरे पाकिस्तान की बार्स का वही स्टैंड था जो इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम कराची बार एसोसिएशन ने लिया कि स्टार लायर फोरम की जानिब से आप डिस्ट्रिक्ट साउथ के कैंडिडेट हो जाएं सिंध बार काउंसिल में, और इंशाल्लाह हम जीत भी सकते हैं। तो मंशूर तो हमारा वही है, वकला की फलाह बहबूद, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। और जो हो सकेगा, बहुत सारे मामलात आए हैं सिंध बार काउंसिल के भी, वो अंदर जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या है, किसकी वेलफेयर के काम हुए हैं। वकला के हालात वैसे ही हैं, उनके मसाइल वैसे ही हैं, उनके मामलात कोई आगे बढ़े नहीं हैं, उनके लिए कोई ख़ास मेडिकल के हवाले से, किसी और हवाले से कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो वकला इलेक्टेड होकर सिंध बार की सीटों पर अरसे दराज से विराजमान रहे हैं, अब तक उन्होंने मेडिकल के हवाले से कोई ख़ातिर ख़ाह पॉलिसी इख्तियार नहीं की? इवन के ये एक मज़दूर अगर किसी फैक्ट्री में जॉब करता है तो उसको मेडिकल की फैसिलिटीज़ उसको मिलती हैं, वो किसी न किसी पैनल पर उसको किसी न किसी हॉस्पिटल का पैनल मिलता है। इवन कि हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी होने के बावजूद भी हमें सिर्फ पूरी ज़िंदगी में 25,000 सिंध बार की तरफ से मिलते हैं मेडिकल के। इसके अलावा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात नहीं है, कोई अलमिया नहीं है कि हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहलाते हैं और हमारे लिए कोई मेडिकल का कोई सेटअप ही नहीं है? अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। 25,000 से कुछ भी नहीं होता लाइफ टाइम में। और मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ वकला की इंश्योरेंस होनी चाहिए, और बल्कि उनका एक अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, उनको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री होनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फ़ायदे के लिए बार्स को यूज़ करने तो निकल आती है, वकला को इस्तेमाल कैसे करना है वो तो ये सब जानती है। वकला की वेलफेयर क्या है, उनके लिए क्या करना चाहिए, वो उस वक्त उनका जहन काम नहीं करता है, वो इस मामले पे पीछे रह जाते हैं। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ बैठकर हमें ये बार काउंसिल्स को हमारी मीटिंग करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए और अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके अलावा ये जो जब 60 प्लस हो जाता है एडवोकेट्स, रिटायरमेंट हो जाती है, या 65 एक एज लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद उनको ये फैसिलिटी होनी चाहिए पर मंथ की, जैसे पेंशन दूसरी जगह दी जाती है दूसरे लोगों को, ऐसा कोई सिस्टम मुतारिफ कराना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि सिंध बार काउंसिल में प्लॉट भी है,
इनके पास है, उसका क्या हुआ, आज तक हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, वो देखना चाहिए। सिंध बार काउंसिल के पास फंड है जो इन्होंने फिक्स डिपॉजिट भी कराया हुआ है, उसके प्रॉफिट का उसकी यूटिलाइजेशन क्या है ये देखना पड़ेगा। उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है या नहीं, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं वकला की बेहतरी के लिए। लेकिन पेंशन और इस टाइप का जो काम है वो गवर्नमेंट के साथ मिल के हो सकते हैं। समझते हैं कि सिंध बार के इलेक्टेड मेंबरान की जो स्टेचुटरी बॉडी होती है उनका फ़र्ज़ है कि वो गवर्नमेंट से जाकर मीटिंग करें और उनसे अपने वकला भाइयों की वेलफेयर के हवाले से, मेडिकल के हवाले से जो उनके पास जाकर एक डिमांड रखे या उनसे बातचीत करे। अब तक इलेक्टेड मेंबरान ने इस तरह के, मैं नहीं समझती कि कोई कदम उठाए हों जो मेडिकल के हवाले से, एडवोकेट की रहायशी स्कीम के हवाले से या उनके हॉस्टल के हवाले से। मैं नहीं समझती कि हमारी अब तक की इलेक्टेड बॉडी वो साला साल वोट लेती है और यकीनन वो जीत कर ही आती है। ऐसा नहीं है कि कोई घपला है कुछ है, लेकिन हमारे वोटर्स भी बेचारे मासूम हैं, किसी न किसी के कहने में आके वोट दे तो देते हैं, लेकिन वो ये समझने में समझते नहीं है कि जनाब अगर हम वोट जिसको दे रहे हैं उन्होंने अब तक के लिए उन्होंने क्या काम किए, आइंदा वो 5 साल के लिए क्या काम करेंगे। आप क्या समझते हैं जो इलेक्ट्रिक जो बॉडी है अब तक उन्होंने हुकूमत से जाकर अपनी मुतालबात उनके सामने रखे या नहीं रखे? आप नहीं समझते कि ये फेल हुए हैं अपनी कारकर्दगी में? गवर्नमेंट और वो इनकी हेल्प मांगे तो उस वक्त उनको बताए ना कि वकीलों की पावर क्या है, वकला बरादरी कहाँ खड़ी हुई है, उनके अपने मसाइल हैं, उनका मसाइल का हल भी तो इसी गवर्नमेंट ने करना ना, क्योंकि बार एसोसिएशन इसी गवर्नमेंट के अंडर में ही आएंगे ना। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वकीलों को एक एक प्लॉट अपने बजट में से दे। हर वकील को मिलना चाहिए, ये हर वकील का राइट है कि क्योंकि उसकी रिटायरमेंट का तो कोई सिलसिला है नहीं, पेंशन का सिलसिला आपने रखा नहीं है, तो कम से कम एक एक प्लॉट तो दें उनको। हम उसको क्रीम ऑफ द सोसाइटी तो कहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे वकील भाई, हमारे बहुत सारी बहनें वो दर बदर फिरते हैं, उनके पास ना रहने को घर होता है ना कोई प्लॉट होता है, वो ख़रीद ही नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि जो प्लॉट जिनके पास 5,000 से 1,000 गज पर शीनी जिना कॉलोनी पे रह गया है और एक हॉस्टल बनना था और सिंध बार कौंसिल का अपना एक ऑफ़िस बनना था, वो ऑफ़िस भी नहीं बना, ना हॉस्टल बना। पंजाब से, KPK से, अंदरूनी सिंध से वकला आते हैं, महंगे महंगे होटलों पे रहते हैं। यहाँ पर कोई अपना एक सेटअप नहीं है, एक हॉस्टल नहीं है। आप नहीं समझते कि जो हमारे वकला भाई इन सीटों पर आकर रहे हैं, उन्होंने इतने वक्त गुजारे हैं, रिपीट भी किए हैं और 5-5 साल का टेन्योर भी कंप्लीट किया अपना, लेकिन अब तक उन्होंने हॉस्टल के हवाले से कोई खातिर खा कोई कामयाबी या कोई भी पेशरफ नहीं की। आप क्या समझते हैं इन्होंने, ये इनकी कमज़ोरी क्या है? ये तो बिल्कुल उनकी कमज़ोरी महसूस होती है। अगर 5,000 गज़ का प्लॉट 1,000 गज़ रह गया है तो 4,000 गज़, असल में आपको भी मालूम है कि कराची में बहुत बड़ी बड़ी माफियाज़ हैं, और माफिया से निपटने के लिए आपको अदलिया और हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है। हुकूमती इदारे अगर किसी की सरपरस्ती करेंगे किसी माफिया की, तो फिर उनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन हमारी बार एसोसिएशन और हमारी बार काउंसिल इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसको हैंडल ना कर सके। अगर 4,000 गज़ वाकई कम हो गया है और उस पर कब्ज़ा हो गया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो खाली होना चाहिए। ये 5,000 गज़ का प्लॉट वकला बरादरी के लिए है, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके हॉस्पिटल के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, अगर मुझे दोस्तों ने, सबने, वकीलों ने इलेक्ट किया तो मैं जाकर इस मामले को ज़रूर एड्रेस करूंगा कि ये प्लॉट हमारा होना चाहिए पूरा 5,000 गज़, और उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। 5 साल का अरसा हमारे लिए बहुत होगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर हॉस्पिटल भी तामीर करें वकला के लिए, जहाँ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हों उसकी फैमिलीज़ के लिए भी। और हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट उसके लिए फ़ंड्स भी दे, पेंशन का ये मामलात भी हल करें। और सालाना बजट में, सालाना बजट पूरे पाकिस्तान का बजट होता है, ये बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन भी उसका हिस्सा हैं, इनके लिए भी बजट रखना चाहिए। जिस तरह से एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे यहाँ अलमिया ये है, अगर हेल्थ के लिए बजट रखा जाता है तो हेल्थ वीक होना शुरू हो जाती है, बजट का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता। आपने अपने मैनिफेस्टो में और क्या-क्या चीज़ वकला के वेलफेयर के हवाले से कोई पॉइंट आउट की हुई है, ज़रा आप अपनी ज़बानी बताइए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो तो एक पॉइंट पे है, वेलफेयर ऑफ द काउंसिल्स, एडवोकेट्स।
हमने उनकी वेलफेयर के लिए ही करना है काम, और उनकी वेलफेयर जिस काम में होगी हम इंशाल्लाह वो काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेडिकल का इशू है वकला का, उनको रिटायरमेंट पे जो पैसे दिए जाते हैं वो इशू है, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इवन कि एक आम अफसर की जो तनख्वाह है महीने की, वो रिटायरमेंट पे अगर एडवोकेट को मिले तो फिर वो ज़्यादती है, उसका मामला भी हल होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो हम, एक हमारे यहाँ ये जो पार्किंग का इशू है सिंध बार काउंसिल से सामने, इवन सिंध बार काउंसिल्स की अपनी कोई पार्किंग नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर गाड़ियाँ जो आती हैं वो गाड़ियों की तादाद इतना ज़्यादा है, जगह बहुत कम है। कराची बार में आप देख लें, सिटी कोर्ट के इर्द गिर्द में वो CPLC पार्किंग में वकला के गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश कम है। वहाँ बग़ैर स्टिकर्स की बहुत सारी गाड़ियां आई हुई होती हैं। अगर सिटी कोर्ट को खोला जाता है तो वहाँ ट्रैफिक जाम होता है। इवन के वकला जो है और साइलिन जो है वो पैदल नहीं चल सकते सिटी कोर्ट के अंदर। तो ये मसाइल हैं बहुत सारे, हम इंशाल्लाह इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि जहाँ वकला की वेलफेयर होगी वहाँ हम पेश होंगे और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे उन पर। आप क्या समझते हैं कि जो हजरात इलेक्शन सिंध बार के काफ़ी सालों से लड़ते आ रहे हैं और मज़ीद अभी वो मौजूद भी हैं, मौजूदा इलेक्टेड बॉडी के मेंबरान भी हैं और मज़ीद वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा करते भी हैं, आप नहीं समझते कि नए आने वालों को, नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए और उनके उनके काम से मुस्तफ़ीद होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए और नए लोगों को इलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए होंगे, क्योंकि जो बार काउंसिल्स को चलाते आ रहे हैं इतना अरसा से, उनका एक्सपीरियंस है, उनसे भी इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। ये हर वकील समझदार वकील होता है, समझदार आदमी होता है, वो बेहतर जानता है कि उसका नुमाइंदा कौन होना चाहिए। आया उसके लिए एक्सपीरियंस आदमी चाहिए या नया आदमी चाहिए, कौन एफिशिएंटली उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है, वो उसको ख़ुद बेहतर तौर पे चुनेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि जो पुराने बैठे हुए हैं वो ना आएँ, इसलिए कि उनका भी हक़ है और जो नए आने वाले हैं उनका तो ज़्यादा हक़ है, वो पहली दफ़ा आ रहे हैं। तो ये हमारे वकला इंशाल्लाह वोट देने से पहले इसको बेहतर अंदाज में सोचेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। न्यू कमर्स के लिए जो वकालत का एक सुनहरा ख्वाब लेकर इस फील्ड में आते हैं कि हम वकील बनेंगे, लेकिन उनके लिए जो स्टार्टिंग जो है मरहले वो बड़े तकलीफ़दा होते हैं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से प्लस बार की तरफ से। आप नहीं समझते कि नए आने वाले वकीलों को मतलब एक तो इंटर्नशिप का भी मसला होना चाहिए, क्योंकि एक वकील 3 से ज़्यादा इंटर्नशिप नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि इंटर्नशिप बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने सारी की सारी इंटर्नशिप अपने कब्ज़े में की हुई हैं और पता भी नहीं चलने देते कि कहाँ से इंटर्नशिप आई और कहाँ चली गई। ये तो आम वकील को क्या, बहुत सारे ऐसे वकील हैं उनको भी नहीं, उनकी पता भी नहीं चलता कहाँ खुर्द-बुर्द हो गई। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि नए आने वालों के लिए कोई सिंध बार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियल स्टेज पर 10,000 15,000 उनके खर्चे के लिए जो अपने आप को वो सर्व कर सकें, आना जाना, पेट्रोल है, मोबाइल है, आगे पीछे जो अखराजात हैं, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसलिए आपने कोई ऐसा प्लान न्यू कमर्स के लिए बनाया है? देखें, हमारे जहन में ये है कि हम जो है वो ये जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कोई ऐसा सिलसिला बनाएं। उसमें ज़ाहिर है दुश्वारियाँ होंगी। अगर आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि वो एनरोलमेंट होते ही उस वकील के लिए 10,000 या 15,000 का कोई वजीफ़ा रख दें, तो गवर्नमेंट तो उसको अपने इस्तेमाल में लाएगी। वो कहेगी जी वही आपने करना है जो हम कहेंगे। तो वकील ने तो वो करना है जो केस का मेरिट्स कहता है, जो उसकी जो लॉ कहता है उसने उसको फॉलो करना है और उसी बात पे मेहनत करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो नए आने वाले हैं उनको कुछ चीज़ें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। मैं वकील बन गया ये काफ़ी नहीं है। वकील बनना, LLB करना, एनरोलमेंट होना ये वकील नहीं कहलाता। ये तो आपकी मेंबरशिप है, आपके एनरोलमेंट है। आप वकील तब बनते हैं जब आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं और इंसाफ आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप तब वकील बनते हैं। और उससे पहले आप अपने आप को वकील नहीं कह सकते। आप एनरोलमेंट तो आपकी हो जाती है, आप एनरोल्ड एडवोकेट तो हो गए,
लेकिन प्रॉपर एडवोकेट एक्सपीरियंस के साथ आता है। उनको आने वालों को ये जहन में रखना चाहिए कि हमने मेहनत करनी है और अपने लिए जो सीनियर वो चुने, वो ये देखें कि किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उस फील्ड का सीनियर चुने जिसके पास काम भी हो, जो उन और फिर वो उनको ये साबित करना होगा कि सीनियर्स उन पर अगर रिलाई करें तो वो केस को प्रॉपर तरीके से हैंडल भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। और दूसरा ये है कि जो नए आने वाले एडवोकेट्स होते हैं, वकील हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो आते ही तो ज़ाहिर है केसेस नहीं मिलते, तो सीनियर्स को भी चाहिए कि उनका ख्याल रखें, उनके एक्सपेंसेस का ख्याल रखें। और ऐसा कोई लॉ नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई वो बजट है जिसको एलोकेट करें। वो जैसे ही कोई एनरोल्ड हो एडवोकेट तो उसका कोई वजीफ़ा शुरू हो जाए। ये तो आपका सीनियर को चाहिए, अगर वो जूनियर को रखता है तो उसको कम से कम इतना फैसिलिटेट तो करे कि उसके एक्सपेंसेस वो पूरे होने चाहिए। और उसको सिर्फ अपने जहन में ये रखना चाहिए कि मैंने मेहनत करनी है, प्रॉपर वकील बनना है। क्योंकि मेरे सीनियर ने एक दफ़ा मुझे कहा था, जब मैं नया नया आया था, तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि पैसे के पीछे मत भागना। हो सकता है पैसा आपको मिल भी जाए, लेकिन आप वकील नहीं बन सकोगे। आप मेहनत करो, ईमानदारी से चलो, लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करो। एक दिन आएगा आप वकील बनोगे, लोग पैसे लेकर आपके पीछे लगे हुए होंगे कि हमारा केस ले लें, हम आपकी मुंह मांगी फीस देने को तैयार हैं। वो वकील की स्टेज तो मैं कोशिश करता हूँ अपने सीनियर्स को इसी तरह से फॉलो करूँ, और अपने जूनियर्स को भी, आने वालों को मैं यही कहता हूँ, उनको गाइड करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से मेहनत करके, पढ़ के, समझ के, भले किसी से मशवरा करें सीनियर्स के साथ, लेकिन केस को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। उस पे ना रहें कि मैं इससे कितने पैसे निकाल लूँ और किस तरह से मेरी जेब भर जाए। इसके बजाय वो इस बात पर नज़र रखें कि मैं इसको किस तरह से रिलीफ दिलाऊं, इसको किस तरह से इंसाफ दिलाऊं कि ये खुश होके जाए, 10 लोगों को जाके बताए कि वो वकील अच्छा था, उसने मेहनत से जो फ़ीस तय की थी उसने फ़ीस वही ली है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए मुझसे, लेकिन मेहनत करके मुझे मेरा केस डिसाइड करवा के दिया है। आप क्या समझते हैं? हाँ, वही पूछिए सर। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि एक जज बनने के बाद उनकी 6 मंथ की या 3 मंथ की प्रैक्टिस होती है या उनकी ट्रेनिंग होती है, इस तरीके से न्यू एनरोल होने वाले वकील हजरात जो हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए कोई जुडिशली एकेडमी होनी चाहिए जो उनको प्रॉपर, उनको एक सेटअप मिल सके, एक गाइडलाइन मिल सके, केस कैसे बनाया जाता है, कैसे परसू किया जाता है और जज के सामने कैसे जाया जाता है। इस तरीके से आप समझते हैं कि हमारे यहाँ एकेडमीज़ की कमी है, ऐसी एकेडमी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आपको मालूम है कि जब आप एनरोल्ड होते हैं तो आपको 6 महीने का पीरियड दिया जाता है कि किसी ना किसी के साथ अटैच होकर काम शुरू करें। वही पीरियड होता है, वही ट्रेनिंग होती है, उसी से ही आपने सीखना है कि हाउ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, हाउ टू एड्रेस द कोर्ट, और किस तरह से केस को आपने प्रोसीड करना है, ये वहीं सीखने को मिलता है। लेकिन ये इतनी वास्ट फील्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम एक्सपर्ट हैं इसके। हम ये समझते हैं कि आज भी हम उस्तादों में नहीं हैं, बल्कि हम शागिर्दों में हैं, हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं और ज़्यादा सीखने की। जहाँ तक बात है एकेडमी की, जुडिशल एकेडमी तो होती है। मैंने 2019 में जब मैं कराची बार का जनरल सेक्रेटरी था तो हमने इसकी क्लासेस शुरू की थी। जिना ऑडिटोरियम में पूरा हफ्ता क्लास होती थी और 3 घंटे की क्लासेस। उसमें हम सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस, हाउ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट और लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, वो सारे हमने क्लासेस दी हैं। और बहुत सारे जो नए एडवोकेट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उन्होंने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया और बहुत खुश भी हुए। और हमें खुशी है कि ये इस साल भी वो कंटिन्यू है, इस साल भी वो एजुकेशन की क्लासेस हो रही हैं कराची बार में। तो यंगस्टर से मैं ये कहूँगा कि आप ये ना देखें कि 3 घंटे हम वहाँ बैठेंगे और उससे हमें मिलेगा कुछ नहीं, उसका अमाउंट कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो ये देखें कि वो 3 घंटे जब बैठ के वहाँ सीखेंगे, समझेंगे, तो वो नॉलेज उनके कितने काम आएगी आगे। उसी से आदमी
आगे जाके कमाता है। वही बात है मेरे सीनियर वाली कि आप वकील अच्छे बन जाएं तो पैसे आपके पीछे आएंगे, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो शायद पैसा आ भी जाए, आप वकील नहीं बन सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि बार और बेंच एक मजबूत दो इदारे हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस का, इवन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का भी रवैया हमारे वकीलों के साथ बड़ा नाज़िबा रहा है। इस बारे में इलेक्टेड मेंबरान सिंध हाई कोर्ट सिंध बार कौंसिल के, उन्होंने इस पर एक्शन बर वक्त क्यों नहीं लेती, या अब तक की इस तरह के जो वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि फ़ाइल उठा के फेंक दी, कहाँ से चले आते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते हैं, और केस को पढ़े बगैर ही डिसमिस कर दिया जाता है, ये क्या वजह है? इस बारे में आप क्या समझते हैं कि सिंध बार के इलेक्टेड मेंबरान का क्या रोल होना चाहिए? ये आपने जो सवाल किया है वो बहुत अहम है इस मामले में, क्योंकि ये जो बार और बेंच का रिश्ता है ये बड़ा मजबूत होना चाहिए, और इसके बगैर तो जुडिशरी भी अधूरी है और बार्स भी अधूरी हैं। अगर ये दोनों मिलके चलेंगे तो ये जो इसका सिलसिला है इंसाफ फराहमी का, वो आगे बढ़ेगा। बेंच के बगैर बार्स और बार्स के बगैर बेंच अधूरे हैं, ये चल नहीं सकते। लेकिन ये जो रवैये हैं वो जुडिशरी के नहीं होते, वो तो जजेस का अगर रवैया है तो वो जुडिशरी का तो नहीं होगा। अगर कोई जज ऐसा है कि वो इस तरह से हार्श उसका एटीट्यूड होता है, तो वो भी हमें समझना चाहिए कि उसके साथ क्या मसाइल हैं। वकला, उनको भी ये देखना चाहिए कि जब वो केस तैयार करके जाते हैं तो प्रॉपर मेहनत के साथ, और असल में वकला का काम ये है कि कोर्ट को असिस्ट करना कि यहाँ इंसाफ कैसे मुहैया किया जाएगा, कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सा काम गलत है। ये सारा अगर हम ईमानदारी से जहन में रख के जाके खड़े हों तो मैं नहीं समझता कि कोई जज आपको इस तरह से फ़ाइल आपकी फेंक देगा और कहेगा कि जी जाओ ये क्या क्या उठा के ले आते हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रॉपरली कोर्ट को असिस्ट भी ना करें और जाके आप उसको जजेस को धमकाना शुरू कर दें, जी ये मैंने बेल एप्लीकेशन लगा दिया, आप दें, आपने दूसरे को बेल दे दी है, मुझे क्यों नहीं दी, तो ये रवैया वकला को भी इस रवैये से हट के देखना चाहिए कि वो जब केस चलाने जाते हैं तो फिर केस चलाएं, उस पे मेहनत करें। जजेस पे मेहनत करना या उनके साथ हार्श लैंग्वेज वो भी यूज़ ना करें। और जहाँ तक बात है जजेस की, तो कुछ कंप्लेंट्स ज़रूर हैं, वो हमने जो है सेशन जजेस तक भी पहुँचाई हैं, और हमने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को भी बताया है, और हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से जब मुलाकात हुई थी उनको भी बताया था कि कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ जगहों पे कुछ कोर्टों में जजेस के रवैये अच्छे नहीं हैं। जजेस को भी ये देखना चाहिए कि सामने वाला वकील है, किसी पार्टी का उसका कोई क्लाइंट है, उसके लिए आया है, अपने लिए तो आया नहीं है वो। तो अगर आप समझते हैं कि वो प्रॉपर केस नहीं बना के आया, तो आप केस की हद तक उसको अगर रिलीफ बनता है तो दें, नहीं बनता तो ऑर्डर पास करें। आपको भी हार्श लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है, रिफ्ट पैदा होती है, और उसमें फिर ये होता है कि बाहर वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं कि जी बेंच और बार में झगड़े हो रहे हैं। अगर हम मिल के चलेंगे तो इंसाफ की फरहमी आसान होगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं अपने यंगस्टर्स को और जो हमारे एडवोकेट्स बरादरी हैं उनको भी यही कहूँगा कि अगर किसी जज का, किसी कोर्ट का कहीं कोई रवैया सही नहीं है आपके साथ, बहुत हार्श है, तो आप खुद ना लड़ें। आप बार एसोसिएशंस इसीलिए हैं, बार काउंसिल हैं, आप उनको इलेक्टेड नुमाइंदों को ये बताएं, प्रॉपर जगह है उसकी कंप्लेंट फाइल करने की, वहाँ कंप्लेंट लगाएं। अगर आप भी वही काम करेंगे, वही झगड़ा जो वहाँ पे होगा, तो ये रिप्ट आगे बढ़ेगी। तो जो असल मकसद है आपका, आपने अपीयर तो इन्हीं कोर्टों में होना है, केसेस तो आपने यहीं चलाने हैं, तो क्यों ना उसको बेहतर अंदाज में, बेहतर माहौल में चलाया जाए। यही बात मैं जजेस के लिए भी कहूँगा कि उनके सामने भी इन्हीं वकीलों ने अपीयर होना है, यही केसेस चलने हैं। तो जब ऐसा है तो उनको भी अपना रवैया ठीक करना चाहिए। किसी का रवैया ऐसा हो जो काबिल बर्दाश्त ना हो, तो फिर जाहिर है उसका सद्देबाब करने के लिए उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं उनसे, उनके पास आप जा सकते हैं। लेकिन अगर थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे तो कोई काम भी होगा। अगर आप झगड़े करेंगे कोर्टों में तो फिर होगा नहीं। ना तो जजिस को ऐसा रवैया रखना चाहिए वकला के साथ, ना ही वकीलों को जजिस के साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम हम दोनों के मिलाप से चलना है, हम दोनों ने मिल के इसको चलाना है सिस्टम को। आखिर में सर, हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है और अब तक जितना आप लोगों ने काम किया है मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी जो ये जो आपने काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है और इसी तरह से हमारे यंगस्टर्स को भी बहुत सारी बातें मालूम होंगी, बहुत सारी ये भी एक नॉलेज है और यही पार्ट है उसका हमारी वकालत का भी, क्योंकि ये इलेक्शंस हर साल होते हैं बार एसोसिएशंस के और बार काउंसिल्स में हर 5 साल के बाद होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर कौन होने चाहिए, ये वोट देने का क्या तरीका है, वोट किसे देना चाहिए, ये भी सूझबूझ का मामला है, पढ़े लिखे लोगों की बात है। इसीलिए यंगस्टर्स को ये भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ भी हमें सीखने का मौका मिलेगा, हमारे हाथ से कोई गलत वोट का इस्तेमाल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे आमिर सलीम साहब जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से, और इन्होंने इनका मैनिफेस्टो वकला की वेलफेयर है। इन्होंने इलेक्ट होकर अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार फरमाए, और अगर ये इलेक्टेड हो जाते हैं तो वकला के हॉस्टल का, वकला की जो ज़मीन है उसका मामला, उनकी पेंशन का मामला और वकला के वेलफेयर के लिए एक मजबूत अज़ाइम लेकर ये आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार। थैंक यू सर।